Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7 properties of matter. इसके अंदर जो है आज हमने हुक्स लॉ को डिफ़ाइन करना है कि हुक्स लॉ क्या होता है। फिज़िक्स के अंदर डिफरेंट हमने लॉज एंड प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट कंडीशंस भी देखते हैं उसकी। तो आज हम हुक्स लॉ को देखते हैं। हुक्स लॉ को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हुक्स लॉ से रिलेटेड है। तो उसके अंदर फर्स्ट टर्म है हमारे पास स्ट्रेस। तो हुक्स लॉ के अंदर जो है वो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स डिफाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस कोई भी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है ऑन अ यूनिट एरिया, वो उसका स्ट्रेस होता है। नीचे एक्सप्रेशन में देखते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी इसके अंदर हमें क्लियरली हो गया है कि जो फोर्स किसी भी एरिया, यानी हमने कोई एक टेबल के ऊपर अगर एक पिन इंसर्ट करनी है तो उस पिन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, और हम फोर्स जो है वो जो पिन जो है वो टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक वुडन टेबल है और एक हमारे पास नीडल है जिसको हम पिन बोलते हैं ना, कॉमन पिन। तो हमने वुडन टेबल के अंदर जब वो इंसर्ट करनी है तो हम फोर्स लगाएंगे पिन के ऊपर, और पिन का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा जिसके ऊपर हमारा थंब से हमारी फोर्स लग रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्ट्रेस, कि पिन के ऊपर स्ट्रेस हम दे रहे हैं, फिर वो वुडन बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो रही है। ऐसे यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। बिकॉज जो फोर्स है इसको हम न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मेजर करते हैं, और जो एरिया है इसको एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एरिया जब ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रेस के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन स्ट्रेन। जैसा ही स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ के लिए, इसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म है स्ट्रेन। व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट मे चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। जब स्ट्रेस किसी भी बॉडी पे एक्ट होती है तो ये उस बॉडी की शेप, लेंथ या वॉल्यूम को चेंज कर देती है। अ रेशो ऑफ सच अ चेंज caused by the stress with the original length, volume और shape is called as strain। तो स्ट्रेन असल में वो चेंज है, यानी कि हम डेली लाइफ में बॉल पेन यूज़ करते हैं। बॉल पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है। हम जब उस स्प्रिंग को ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, दोनों एंड से पकड़ के उसको खींचते हैं, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है जिसकी वजह से उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस स्प्रिंग की लेंथ पहले है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने उसको ऊपर फोर्स लगाई और उसकी लेंथ चेंज करके 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि स्प्रिंग है वो एक्सपेंड कर सकता है। अब जब हमने ऊपर फोर्स लगाई वो हमारी स्ट्रेस होगी, और जो 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक आ गई, ये जो चेंज इन लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर जो है, ये हमारे पास स्ट्रेन होगी। कि कोई भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने पे जो चेंज आती है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ है, यानी जैसे हमने अभी स्प्रिंग की बात की, तो उसमें 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर में यानी लेंथ में चेंज हुई, तो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। इसके अलावा अगर हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम चेंज करते हैं या किसी सॉलिड को कंप्रेस करते हैं, तो वो जो है वो दूसरी टर्म्स में आ जाएंगी, ठीक है। जब लेंथ का जिक्र आएगा तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। एक्सप्रेशन टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी रेशो आ गई कि जितनी हमारे पास लेंथ चेंज हुई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसा यूनिट्स स्ट्रेन हैज़ नो ऐसा यूनिट्स एज इट इज़ सिंपली आर रेशो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। अब देखें, ये स्ट्रेन जो है ये रेशो है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का, दोनों लेंथ ही हैं। तो अगर लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, इसको भी मीटर में, तो ये कट जाएंगे। तो इस वजह से स्ट्रेन के जो हैं वो कोई यूनिट्स नहीं होते। Finally, we get Hooke's law. The strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body। यानी स्ट्रेन जो है किसी भी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? स्ट्रेस की वजह से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है जहाँ तक जो है वो एक्सपेंड कर सकता है। अगर हम उस लिमिट से ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे तो जो बॉडी है वो डीफॉर्म हो जाएगी और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का हमने चेंज किया तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके ऊपर हमने एक जो है एक रॉड लिया, जिसके ऊपर हमने अपने एक स्प्रिंग अटैच किया। स्प्रिंग को जब हम हैंग करते हैं तो उसके नीचे हमने एक वेट लगा दिया उसके, ठीक है, जिसकी वजह से स्प्रिंग एक्सपेंड हो गया। साथ में हमने एक मीटर रूल रखा है मेजरमेंट के लिए। अब अगर हम वेट नहीं लगाते इसके ऊपर, तो इससे पहले इसकी लेंथ थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 180 सेंटीमीटर, ओके, 180 सेंटीमीटर थी। जब हमने इसके ऊपर ये वेट अप्लाई किया है तो ये 180 से बढ़ के 280 सेंटीमीटर तक आ गया है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ ये हमारे पास स्ट्रेन है, ठीक है। इसका हमारे पास एक ग्राफ है, उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कि वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है। जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी एक्सटेंशन ज़्यादा होती जाएगी, यानी जितना वेट ज़्यादा करेंगे उतना स्प्रिंग एक्सटेंड करता जाएगा, लेकिन ये एक लिमिट तक एक्सटेंड करेगा। अगर हम उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट तक जो है स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, जब हम वेट हटाएंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन एक ऐसी लिमिट होती है जिसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं कि अगर उससे ज़्यादा हम वेट रखेंगे तो स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। फिर अगर हम वेट हटा भी दें, रिमूव भी कर दें, तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे फोर्स लगा रहे हैं हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ रहा है। एक हमारे पास पॉइंट आता है इलास्टिक लिमिट। इससे ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ये ब्रेक होने का ख़तरा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस तरह हमारे पास हुक्स लॉ की जो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी आ गई है। इट्स अ लिमिट within which a body recovered its original length, volume और shape after the deforming force is removed। यानी एक ऐसी लिमिट है इलास्टिक लिमिट कि अगर हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिमूव भी कर देते हैं फोर्स, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाती हैं। व्हेन अ स्ट्रेस क्रॉसेस दिस लिमिट कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, जब स्ट्रेस जो है इस लिमिट को क्रॉस करती है, a body is permanently deformed and is unable to restore its original state after the stress is removed। अगर बॉडी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी। तो फिर अगर हम वेट या फोर्स रिमूव भी कर दें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर नहीं होगी। इसको ब्रेकिंग पॉइंट तक जो है वो हम इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी और फर्दर करेंगे तो ये ब्रेक भी हो सकती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंशाल्लाह यहीं से जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।